30 अप्रैल 1945 नाजी आर्मी का बर्लिन शहर खंडहरों का ढेर बन चुका था। एक ऐसी जगह जहां कभी जिंदगी की चहल पहल थी, वहां आज सिर्फ मौत का सन्नाटा पसरा हुआ था। हर तरफ सिर्फ तबाही, धुएं और मौत की बदबू थी जो हवा में घुल चुकी थी। दूर कहीं से आती सोवियत तोपों की गड़गड़ाहट अब इतनी करीब थी कि फ्यूरलर बंकर की मोटी दीवारों के अंदर भी उसकी गूंज साफ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई जॉइंट ड्रम बजाकर अंत का ऐलान कर रहा हो। जमीन के 28 फीट नीचे बने इस बंकर में अपनी जिंदगी के आखिरी पल गिन रहा था एडोल्फ हिटलर, वो आदमी जिसने कभी 1000 साल के साम्राज्य का सपना देखा था, जो मानता था कि जर्मन लोग सभी सभ्यताओं से ऊपर हैं और उनके पास पूरी दुनिया पर शासन करने का अधिकार है। वो अब अपने ही बनाए जाल में फंसा हुआ था और उसके पास बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था। बंकर के अंदर अजीब सी खामोशी थी जो बाहर के युद्ध के शोर से भी ज्यादा डरावनी थी। हवा में एक भारीपन था, जैसे कोई अनचाहा सच हर किसी पर हावी हो रहा था। एक ऐसा सच जिसे कोई जुबान पर लाना नहीं चाहता था, लेकिन महसूस हर कोई कर रहा था। हिटलर की आंखें रात भर की बेचैनी और नींद की कमी से लाल हो रही थी। उनमें अब वो पुरानी चमक नहीं थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, उस पर झुर्रियां गहरी हो गई थी और उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। उसकी चाल में वो पुराना रुबाब नहीं था, उसकी बातों में वो कड़क अंदाज नहीं था। अब उसमें सिर्फ एक थका हुआ और हारा हुआ इंसान नजर आ रहा था। इसी बीच 30 अप्रैल 1945 की दोपहर करीब 3:30 बजे बंकर के अंदर से गोली चलने की आवाज आती है, जिसके बाद चारों तरफ सन्नाटा सा फैल जाता है। लाखों लोगों के हत्यारे हिटलर ने खुद को गोली मार ली थी और ईवा ब्रोन, उसकी 16 साल पुरानी गर्लफ्रेंड, जिससे उसने सिर्फ 36 घंटे पहले ही शादी की थी, उसने भी साइनाइड खा लिया था। लेकिन आखिर क्यों? दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह एडोल्फ हिटलर, जिसका पूरी दुनिया पर राज करने का सपना था, जिसने फ्रांस समेत बड़ी से बड़ी ताकत को अपने कदमों में झुका दिया था, उसने आखिर आत्महत्या क्यों कर ली? आखिर कैसे रहे हिटलर की जिंदगी के आखिरी 24 घंटे, जिसमें दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बेबस होकर रेंगने पर मजबूर हो गया था? एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के एक छोटे से शहर ब्रोनो एमन में हुआ था। उसके पिता एलियोस हिटलर एक सख्त और गुस्सैल कस्टम ऑफिसर थे जो अपने बच्चों पर बहुत कठोर थे। एलियोस अक्सर एडोल्फ को पीटते थे, जिससे उसके मन में पिता के प्रति एक कड़वाहट और विद्रोह की भावना पनपी। एडोल्फ की मां क्लारा, जो एडोल्फ के पिता की तीसरी पत्नी थी, एक बहुत शांत स्वभाव की महिला थी, जिससे एडोल्फ इमोशनली काफी क्लोज था। शायद यही उसका पहला और आखिरी गहरा इमोशनल अटैचमेंट था। लेकिन जब एडोल्फ सिर्फ 17 इयर्स का था, तभी कैंसर की वजह से उसकी मां की मृत्यु हो गई। इस सदमे ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। मां की मौत के बाद वो वियना चला गया। वो एक पेंटर बनना चाहता था और उसका सपना था कि वो महान कलाकार बने। उसने वियना की एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में एडमिशन के लिए 2 बार अप्लाई किया, लेकिन दोनों बार रिजेक्ट हो गया। इस रिजेक्शन ने उसके अंदर हताशा और कड़वाहट को जन्म दिया। वियना में रहते हुए उसका सामना एक ऐसे माहौल से हुआ जहां यहूदी विरोधी विचारधारा फैली हुई थी। उसने यहूदियों को अपनी हर प्रॉब्लम का कारण मानना शुरू कर दिया और उसे लगने लगा कि यहूदी सोसाइटी के लिए एक खतरा है। साथ ही वो पैन जर्मनिज्म जैसी कट्टर विचारधारा का फॉलोअर बन गया था, जहां उसके हिसाब से पूरे जर्मन भाषी क्षेत्र को एक सिंगल नेशन होना चाहिए था। हालांकि वो एक ऑस्ट्रियन था, लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ तो वो जर्मन आर्मी में भर्ती हो गया। लगभग 4 साल तक चले इस युद्ध ने उसने दिल और जान से लड़ाई लड़ी, लेकिन पद के तौर पर वो सिर्फ कॉर्पोरल तक ही पहुंच सका। हालांकि उसकी बहादुरी के लिए उसे आयरन क्रॉस से सम्मानित किया गया था। युद्ध में जर्मनी की हार ने उसे अंदर तक हिला दिया था। उसे लगा कि जर्मनी की पीठ में छुरा घोंपा गया था और इसके लिए उसने देश के अंदर मौजूद यहूदियों और कम्युनिस्टों को जिम्मेदार ठहराया। उसे विश्वास हो गया था कि जर्मनी को एक मजबूत नेता की जरूरत है जो उसे उसकी खोई हुई शान वापस दिला सके। यहीं से उसके अंदर एक नेता बनने की आग जली, एक ऐसा नेता जो जर्मनी को फिर से महान बनाना चाहता था। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी में उथल पुथल और कंफ्यूजन का माहौल था। वर्साई ट्रीटी के तहत राइनलैंड समेत जर्मनी के कुछ हिस्सों को
एलाइड पावर्स द्वारा कब्जा कर जर्मनी पर भारी प्रतिबंध लगा दिए गए थे। युद्ध के परिणाम और इस ट्रीटी के चलते जर्मनी की अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी थी। महंगाई चरम पर थी और जनता बेरोजगारी से दुखी थी। इसी माहौल में हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी ज्वाइन की, जो कि एक छोटी और रेडिकल पार्टी थी। लेकिन हिटलर की भाषण देने की कला, उसका करिश्माई व्यक्तित्व और उसकी तीखी आलोचनाएं इस पार्टी को धीरे धीरे आगे बढ़ाती गई और आगे चलकर ये पार्टी नाजी पार्टी बन गई। हिटलर के भाषणों में ऐसा जुनून होता था कि लोग उससे जुड़ जाते थे। वो लोगों के एंगर और डिससैटिस्फैक्शन को अपनी आवाज देता था और उन्हें एक उम्मीद की किरण दिखाता था। 1923 में उसने म्यूनिक में सरकार गिराने की कोशिश की, लेकिन वो फेल हो गया और उसे जेल जाना पड़ा। जेल में उसने मैनकॉफ नाम से अपनी आत्मकथा लिखी, जिसमें उसने अपनी विचारधारा यहूदी विरोधी और जर्मन के भविष्य के बारे में बताया, जो लाखों लोगों तक पहुंची। जेल से छूटने के बाद उसने अपनी रणनीति बदली और हिंसा के बजाय चुनाव के रास्ते सत्ता में आने का फैसला किया। इस बीच 1929 में अमेरिका में शुरू हुआ ग्रेट डिप्रेशन पूरी दुनिया में पैर पसार चुका था, जिसके चलते दुनिया में भारी बेरोजगारी और गरीबी फैल रही थी। इसका जर्मनी पर भी बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि उस दौरान जर्मनी को अमेरिका से फाइनेंशियल एड मिल रही थी, जिस पर ग्रेट डिप्रेशन की वजह से भारी झटका लगा। इससे जर्मनी की हालत बद से बदतर हो गई। हिटलर ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और उसने लोगों को जर्मनी को एक बार फिर से मजबूत राष्ट्र बनाने का सपना दिखाया। उसकी नाजी पार्टी तेज से पॉपुलर होती चली गई और 30 जनवरी 1933 को जर्मन प्रेसिडेंट पॉल वॉन हर्डनबर्ग ने एडोल्फ हिटलर को चांसलर नियुक्त कर दिया। यही वो पल था जहां से जर्मन ही नहीं, पूरी दुनिया का भविष्य बदलने वाला था। चांसलर बनने के बाद उसने साम दाम दंड भेद की रणनीति अपनाते हुए जर्मनी की सारी पावर अपने हाथों में ले ली और देश को कठपुतली की तरह अपने इशारों पर नचाने लगा। उसने लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करना शुरू कर दिया, सभी विरोधी पार्टियों को बैन कर दिया, प्रेस पर पूरा कंट्रोल किया और जर्मन में एक टोटलिटेरियन डिक्टेटरशिप स्थापित किया। अब देश में सिर्फ उसकी आवाज गूंजती थी और उसकी इच्छा ही कानून था। इसके बाद हिटलर ने वर्साई ट्रीटी को तोड़ दिया, जिसने जर्मनी पर भारी प्रतिबंध लगाए थे। उसने सेना को फिर से तैयार किया, जो युद्ध के बाद कमजोर हो चुकी थी। जब उसने एक विशाल सैन्य शक्ति का निर्माण कर लिया, तो उसकी नाज आर्मी ताकतवर हो गई और उसने सबसे पहले फ्रांस से राइनलैंड को वापस छीन लिया, जिससे फ्रांस ने वर्ल्ड वॉर 1 के बाद कब्जा कर लिया था। इसके बाद उसने 1938 में ऑस्ट्रिया और फिर चेकोस्लोवाकिया के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। दुनिया देख रही थी, लेकिन कोई उसे रोकने की हिम्मत नहीं कर सका, क्योंकि किसी को भी एक और वर्ल्ड वॉर नहीं चाहिए था। लेकिन हिटलर की महत्वाकांक्षाएं अब और भी बड़ी हो चुकी थी। अपनी बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा और सत्ता के नशे में चूर हिटलर ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर हमला कर दिया। यही वो घटना थी जिसने वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत की। कुछ ही हफ्तों में पोलैंड हार गया। हिटलर की भूख यहीं पर नहीं रुकी। उसकी सेना ने जल्द ही फ्रांस, नीदरलैंड, बेल्जियम और डेनमार्क पर हमला कर उसे भी हरा दिया। इसके बाद जर्मनी ब्रिटेन को भी कड़ी चुनौती देने लगा। हिटलर की इस ताकत से पूरे यूरोप में दहशत का माहौल था। उसकी सेनाएं तेजी से आगे बढ़ रही थीं और ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें रोक नहीं सकता। इसी बीच हिटलर ने इटली के तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी को अपने साथ इस युद्ध में मिला लिया। इटली के अलावा जापान, हंगरी, रोमानिया और स्लोवाकिया ने भी हिटलर के साथ आकर एक्सिस पावर को ज्वाइन कर लिया। जब हिटलर वेस्टर्न यूरोप के देशों को कब्जाता चला जा रहा था, तो उसे लग रहा था वो ब्रिटेन को भी बड़ी आसानी से हरा देगा। लेकिन उसकी नजर ईस्टर्न यूरोप की सबसे बड़ी ताकत सोवियत यूनियन को कब्जाने पर जा टिकी। यूं तो इस युद्ध की शुरुआत में हिटलर ने पोलैंड को कब्जा करने के लिए सोवियत की मदद ली थी और एक समझौता किया था कि जर्मनी और सोवियत यूनियन एक दूसरे को निशाना नहीं बनाएंगे। लेकिन हिटलर अब लगातार मिल रही जीत से इतना घमंड में आ गया था कि उसे यकीन हो गया था कि वो अब जो चाहे कर सकता है। इसी गुरूर ने उसे 22 जून 1941 को ऑपरेशन बारोसा के तहत सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। सोवियत यूनियन की विशालता, भयानक सर्दी और सोवियत की रेड आर्मी के कड़े प्रतिरोध ने जर्मन सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। इसी बीच इस कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अचानक हमला कर दिया। इसके बाद अमेरिका भी इस युद्ध में कूद पड़ा। अब ब्रिटेन, सोवियत यूनियन और अमेरिका जैसे ताकतवर देश एकजुट होकर
एक्सिस पावर्स के खिलाफ लड़ने लगी। हिटलर अब कई मोर्चों पर लड़ रहा था। इसी दौरान उसने ज्यूस के खिलाफ अपनी नफरत को और ज्यादा बढ़ा दिया। उसने यहूदियों के खिलाफ फाइनल सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन कैंप्स में सिस्टमेटिकली मारना शुरू कर दिया। ओशवर्ट्स, ट्रबलिंका और सोबीपोर जैसे कैंप्स में गैस चैम्बरों का इस्तेमाल करके लगभग 60 लाख यहूदियों को मार दिया गया। ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा जेनोसाइड था। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, जर्मन सेना कमजोर पड़ती गई। जर्मन आर्मी के लिए सोवियत की हड्डी जमा देने वाली ठंड में लड़ाई करना बेहद मुश्किल होने लगा, जिसका नतीजा ये हुआ कि हिटलर के 5 लाख सोल्जर्स सिर्फ स्टालिनग्रेड की लड़ाई में मारे गए। और वही 1943 की शुरुआत में उसके 91,000 सैनिकों ने सोवियत की रेड आर्मी के आगे सरेंडर कर दिया। ये वर्ल्ड वॉर 2 का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। कुछ महीनों के बाद जुलाई 1943 में इस जंग में हिटलर के सहयोगी इटली के डिक्टेटर बेनिटो मुसेलिनी को इटली की सत्ता से हटा दिया गया और एक नई सरकार बनाई गई जिसने युद्ध से हटकर एलाइड फोर्सेस के साथ समझौता कर लिया। यह हिटलर के लिए एक और बड़ा झटका था। हर गुजरते दिन के साथ अब हिटलर की आर्मी थकती जा रही थी। हिटलर के जुनून भरे भाषणों का उन पर प्रभाव कम हो चुका था। युद्ध जो 1939 में शुरू हुआ था वो हिटलर के पागलपन की वजह से खिंचते खिंचते 1945 तक पहुंच चुका था। इन 6 सालों में हालात पूरी तरह बदल चुके थे। जो हिटलर शुरू से हर जगह जीत रहा था अब वो हार की कगार पर आ चुका था। फरवरी 1945 तक पूरी दुनिया में हिटलर के खिलाफ एक माहौल बन चुका था। दुनिया अब इस तानाशाह का अंत देखना चाहती थी। एलाइड फोर्सेस हर तरफ से तेजी के साथ जर्मनी की ओर बढ़ रहे थे। जर्मन के संसाधन और सैनिक कम होते जा रहे थे और उसे अब एक हारी हुई लड़ाई लड़नी पड़ रही थी। सोवियत यूनियन की तरफ से बर्लिन पर पहली बार 20 अप्रैल 1945 को जबरदस्त बमबारी की गई। संयोग से यह दिन एडोल्फ हिटलर का आखिरी जन्मदिन भी था। बस एक दिन बाद 21 अप्रैल की शाम तक रेड आर्मी के टैंक बर्लिन के बाहरी इलाकों तक पहुंच चुके थे। पूरा शहर धधक रहा था। इमारतें ढह चुकी थी, सड़कों पर जलती हुई गाड़ियां थीं और हर तरफ बिखरी हुई लाशों ने तबाही का मंजर और भी डरावना बना दिया था। हिटलर का थर्ड रैंक बनाने का सपना बिखर रहा था, जिसके तहत वह यूरोप के ज्यादातर हिस्सों को कब्जा कर ग्रेटर जर्मनी बनाना चाहता था। लेकिन उसे अब एहसास हो गया था कि उसका अंत करीब है। यही वजह थी कि उसने खुद को बर्लिन के एक अंडरग्राउंड बंकर में बंद कर लिया था, जिसका नाम था फ्यूरर बंकर। यह कोई मामूली बंकर नहीं था। यह जमीन से 28 फीट नीचे बना था और इसे हिटलर के पर्सनल आर्किटेक्ट एल्बर्ट स्पीयर ने डिजाइन किया था। इसे पूरी तरह बॉम्ब प्रूफ बनाया गया था ताकि ऊपर चाहे कितनी भी तबाही हो चुकी हो लेकिन अंदर सब सुरक्षित रहे। इसी बंकर के निचले हिस्से में हिटलर अपने आखिरी दिनों में रहने लगा था। उसके साथ वहाँ उसकी लंबे समय की पार्टनर ईवा ब्राउन, उसकी सबसे प्यारी दोस्त और कुछ चुनिंदा भरोसेमंद स्टाफ मेंबर्स रहते थे। यही बंकर अब उसकी जिंदगी का सबसे तनावपूर्ण और आखिरी पलों का गवाह बनने वाला था। बंकर के भीतर रहते हुए हिटलर अब बाहरी दुनिया की सच्चाई से कटता जा रहा था। उसे लगने लगा था कि उसके जनरल उसे धोखा दे रहे हैं और उसकी सेना अब उसके आदेश नहीं मान रही है। कुछ हद तक उसका ये शक सही भी था। 23 अप्रैल 1945 को हिटलर को हरमन गोरिंग का एक टेलीग्राम मिला, जो जर्मन के वायुसेना लुफ्टवाफे का चीफ था और हिटलर का सबसे करीबी साथी माना जाता था। गोरिंग ने उस संदेश में लिखा था कि अगर हिटलर अब फैसले नहीं ले सकता है तो वो अपनी पावर ट्रांसफर कर दे। हिटलर जो पहले ही डिप्रेशन और घबराहट में था, इस टेलीग्राम को पढ़कर आग बबूला हो गया। गुस्से में आकर हिटलर ने गोरिंग को सभी पदों से हटा दिया और उसे गद्दार घोषित कर तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। एक तरफ रेड आर्मी बर्लिन में घुसती जा रही थी, ऊपर से हिटलर के करीबी साथी उसके साथ गद्दारी कर रहे थे। उसे ये भी पता चला कि हेनरिक हिमलर, जो उसका एक और वफादार आदमी था और पुलिस गेस्टाफो का चीफ था, वो हिटलर के पीछे अलाइड फोर्सेस के साथ सीक्रेट पीस नेगोशिएशन कर रहा था। यह हिटलर के लिए एक बहुत बड़ा धोखा था। वो आग बबूला हो गया और उसने हिमलर को ट्रैक्टर घोषित कर उसे भी सभी पदों से बर्खास्त कर दिया। उसने गुस्से में हिमलर के पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव हरमन फ्रेजलिन को मरवा दिया, जबकि फ्रेजलिन हिटलर की गर्लफ्रेंड ईवा ब्राउन का बहनोई था। अपने सबसे भरोसेमंद साथियों से ऐसा धोखा मिलने के बाद हिटलर अंदर से टूट चुका था। वो अब और भी ज्यादा भ्रमित हो चुका था। उसे लगने लगा कि उसे हर कोई धोखा दे रहा है और अब कोई भी भरोसे के लायक नहीं बचा। यही सब बातें उसे इस राह पर ले जा रही थी जिसकी कल्पना शायद उसने खुद भी कभी नहीं सोची होगी। बंकर के अंदर माहौल अब और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो चुका था। बाहर से सोवियत आर्मी की आवाजें अंदर साफ सुनाई दे रही थी। हर कोई जानता था कि सोवियत के सैनिक अब बहुत करीब आ चुके हैं।
हिटलर की हेल्थ भी अब गुजरते दिन के साथ बिगड़ती जा रही थी। उसके अंदर पार्किंस डिजीज की लक्षण दिखाई देने लगे थे। उसके हाथ कांपते थे, चाल धीमी हो चुकी थी और चेहरे पर हर वक्त थकावट छाई रहती थी। वो अक्सर अपने कांपते हुए हाथों को छुपाने के लिए उसे अपनी जेब में रखता था। उसका चेहरा इतना ज्यादा पीला और थका हुआ हो गया था कि वो अपनी उम्र से 10 से 15 साल बड़ा लगने लगा था। जो भी अफसर उसे बंकर में उससे मिलने आता वो उसकी हालत देखकर हैरान रह जाता। उसका पर्सनल डॉक्टर थियोडोर मोरेल उसे हर रोज ग्लूकोज और विटामिन के इंजेक्शन देता, लेकिन अब ये सब भी बेअसर हो चुका था। उल्टा उसे ये भ्रम होता था कि उसको ड्रग्स दिए जा रहे हैं और वो अपने डॉक्टर को भी शक की निगाहों से देखने लगा। उसकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। वो पहले जैसा ताकतवर और प्रेरणादायक नेता नहीं था, बल्कि एक टूटा हुआ और हारा हुआ इंसान था जो अपने ही बनाए जाल में फंस चुका था। 29 अप्रैल 1945 की जब सुबह हुई तब बर्लिन के ऊपर सूरज भले ही उग रहा था, लेकिन बंकर के अंदर खौफ और घुटन का गहरा अंधेरा पसरा हुआ था। बाहर लगातार गोले बरस रहे थे, हवा में बारूद की गंध और मौत का डर हर तरफ फैला हुआ था। हिटलर ने पिछली रात मुश्किल से कुछ घंटे की नींद ली थी और वो भी बेचैनी भरी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं और उसके चेहरे पर हार और थकावट साफ दिखाई दे रही थी, जैसे उसने अपनी सारी ऊर्जा खो दी हो। सुबह की पहली खबर भी उसके लिए अच्छी नहीं थी। युद्ध में हिटलर का सहयोगी रहा बेनिटो मुसोलिनी और उसकी मिस्ट्रेस क्लारा पिटाची को इटालियन पार्टीशंस ने गोलियों से छलनी कर दोनों के शरीर को पब्लिकली लटका दिया गया। इस खबर ने हिटलर को और भी ज्यादा डरा दिया। उसे पता था कि अगर वो सोवियत के हाथ लग गया तो उसका भी यही अंजाम होगा। इस खबर ने उसके आत्महत्या के फैसले को और भी मजबूत कर दिया। उसे किसी भी कीमत पर अलाइड पावर्स के हाथ नहीं लगना था। 29 अप्रैल की दोपहर तक बंकर का माहौल और भी तनावपूर्ण हो चुका था। हिटलर ने अपने कुछ वफादार जनरलों और स्टाफ्स को बुलाया। जनरल विलियम कैटल, जनरल अल्फ्रेड जॉर्डनल ने उसे बताया कि बाहर की स्थिति बहुत खराब है। रेड आर्मी शहर के बिल्कुल बीच में घुस चुकी है और बंकर कुछ ही किलोमीटर दूर रह चुकी। सोवियत यूनियन के सैनिक अब हर गली में दिखाई दे रहे थे और उसकी आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। हिटलर ने फिर भी कुछ काउंटर अटैक्स की उम्मीद जताई, लेकिन उसके जनरल्स से पता चला कि ये सब बेकार है। सेनाएं बिखर चुकी थीं और कोई मदद के लिए तैयार नहीं था। हिटलर की आवाज में अब वो कमांडिंग टोन नहीं था, सिर्फ एक अजीब सी उदासी और खौफ था। उसका फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ तेजी से बिगड़ रहा था। 29 अप्रैल की रात हिटलर ने अपने वफादार लोगों के साथ आखिरी डिनर किया। ये उसकी जिंदगी का सबसे अजीब डिनर था, जहां हमेशा की तरह टेबल पर कोई बात नहीं कर रहा था, सिर्फ खाने पीने की आवाजें थी और हवा में एक अजीब सा भारीपन था। हिटलर ने बहुत कम खाया, उसका दिमाग कहीं और था। वो अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था और शायद अपने अतीत के बारे में, उन सभी फैसलों के बारे में जो उसने लिए थे और जिसका नतीजा अब उसके सामने था। डिनर के बाद हिटलर ने एक चौंकाने वाला फैसला किया। उसने ईवा ब्रॉन से शादी करने का ऐलान किया, जिससे वो करीब 16 साल से जुड़ा हुआ था। ईवा एक जज्बाती लड़की थी जो आखिरी वक्त तक हिटलर के साथ रहना चाहती। बंकर में हिटलर के साथ रहना ईवा ब्रॉन की ही जिद थी। ईवा ब्रॉन से हिटलर की पहली मुलाकात 1929 में म्यूनिक में हुई थी, जब ईवा सिर्फ 17 इयर्स की थी और हिटलर के निजी फोटोग्राफर हेनरिक हॉफमैन के स्टूडियो में आर्टिस्ट के तौर पर काम करती थी। ईवा ने हिटलर को पहली बार देखा तो उसे अजीब मूंछों वाला और छोटे कद वाला शख्स कहा, लेकिन जल्द ही वो एक दूसरे के करीब आ गए। जर्मन जनता को इस रिश्ते की भनक तक नहीं थी, क्योंकि हिटलर का मानना था कि एक नेता को जनता के लिए अनमैरिड और डेडिकेटेड दिखना चाहिए। लेकिन अब बात अलग थी। हिटलर ईवा को उसका हक देना चाहता था। रात के करीब 12 बजे एक छोटे से कमरे में कुछ वफादार साथियों की मौजूदगी में ये शादी हुई। ईवा ने एक काली ड्रेस पहनी थी और हिटलर का चेहरा थका हुआ और उदास था। यह कोई जश्न नहीं था, बल्कि एक डाउन हार्टेड रिचुअल था जो मौत के साए में निभाया जा रहा था। ये शादी सिर्फ एक दिन की ही होने वाली थी। शादी के तुरंत बाद हिटलर ने अपनी सेक्रेटरी ट्राडल जंग को बुलाया और उसने अपना पर्सनल विल और पॉलिटिकल टेस्टामेंट लिखवाया। ये डॉक्यूमेंट उसकी आखिरी इच्छाओं और इंस्ट्रक्शन को समेटे हुए था। इस डॉक्यूमेंट्स में उसने एडमिरल पॉल डोनिस को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और जोसेफ गोबेल्स को चांसलर बनाया। उसने हेनरिक हिमलर और हरमन गोरिंग को देशद्रोही घोषित कर उन पर अपनी हार का ठिकरा फोड़ा। उसने अपने यहूदी विरोधी विचारों को दोहराया और अपने कामों को सही ठहराया। उसे अभी भी लगता था कि उसने जो कुछ भी किया वो सही था। हिटलर के आखिरी अल्फाज थे कि वो और उसकी बीवी ईवा मौत को चुन रहे हैं, क्योंकि
उनके लिए सरेंडर करने की शर्मिंदगी से बेहतर मौत है। उसने वहाँ मौजूद अपने सहयोगियों से कहा, मेरे मरने के बाद मेरे शरीर को जला देना। हिटलर ईसाई था और ईसाई लाश को जलाते नहीं बल्कि दफनाते थे। लेकिन अपने अंतिम समय में हिटलर इस कदर मजबूर हो चुका था कि वो अपने धर्म के साथ भी समझौता करने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसे डर था कि सोवियत सैनिक उसकी लाश को कब्र से खोद कर निकाल लेंगे और लोग उसकी मौत के बाद भी उसकी लाश पर गुस्सा उतारेंगे। वो अपनी मौत के बाद भी अपनी गरिमा बनाए रखना चाहता था। इसके बाद उसने अपने निजी डॉक्टर वर्नर हार्से को बुलाया। उसने पूछा कि आत्महत्या करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। डॉक्टर हार्से ने उसे साइनाइड कैप्सूल खाने का और गन से गोली मारने का सुझाव दिया। हिटलर ने अपने कुत्ते ब्लॉन्डी पर सुसाइड कैप्सूल का टेस्ट करवाया और ब्लॉन्डी तुरंत मर गई। यह एक दिल दहला देने वाला पल था जिसने बंकर में मौजूद सभी लोगों को अंदर तक हिला दिया। ब्लॉन्डी हिटलर की सबसे प्यारी वफादार साथी थी और उसकी मौत ने सभी को यह आभास करा दिया कि अब अंत बहुत करीब है। 30 अप्रैल 1945 की सुबह हो चुकी थी। रात भर बंकर के अंदर मौजूद कोई भी इंसान सोया नहीं था। सुबह का सूरज बर्लिन के खंडहरों पर अपनी किरणें बिखेर रहा था, लेकिन बंकर के अंदर अभी भी अंधेरा छाया हुआ था। हिटलर की बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। वो लगातार करवटें बदल रहा था। सुबह की पहली खबर फिर से बुरी थी। रेड आर्मी अब ब्रैडनबर्ग गेट के पास पहुंच चुकी थी, जो बंकर से कुछ ही दूरी पर था। घेरा अब और भी कस चुका था और सोवियत के टैंकों की आवाजें और भी करीब सुनाई दे रही थी। अपनी नियति को स्वीकार करते हुए हिटलर और उसकी बीवी ईवा ब्राउन अच्छे कपड़े पहनकर तैयार हो चुके थे। उनसे मिलने के लिए बंकर में मौजूद उसके सभी भरोसेमंद साथी स्टाफ मेंबर्स एक जगह इकट्ठा हो चुके। सबके चेहरे पर खामोशी पसरी हुई थी। हिटलर एक एक कर सभी से हाथ मिला रहा था और दबी आवाज में कुछ गुदगुदा रहा था। इसके बाद दोपहर करीब 2 बजे हिटलर ने ईवा ब्राउन के साथ अपना आखिरी लंच किया। लंच के दौरान भी दोनों के बीच कोई खास बात नहीं हुई। दोनों शांत थे, शायद अपने अपने विचारों में खोए हुए अपने जीवन के अंतिम पलों को महसूस कर रहे थे। लंच के बाद हिटलर अपनी पत्नी ईवा ब्राउन के साथ अपने प्राइवेट क्वार्टर में चला गया। उसने अपने कुछ वफादार लोगों को बाहर इंतजार करने को कहा। कोई रास्ता नहीं बचा है। इनमें जोसेफ गोब्स, मार्टिन बोमन, जनरल कैप्स, जनरल बर्गडॉर्फ और उसकी सेक्रेटरी ट्रोडल शामिल थे। इन लोगों को पता था कि अंदर क्या होने वाला है और वो लोग बाहर इंतजार करते हुए अपनी सांसें थामे हुए खड़े थे। दोपहर करीब 3 बजे बंकर के अंदर से गोली चलने की आवाज़ आती है। बाहर इंतजार कर रहे लोगों को पता चल गया था कि अंदर क्या हुआ है। कुछ मिनटों बाद मार्टिन ब्रोमेन और गोब्स अंदर गए। उन्होंने देखा कि हिटलर सोफे पर बैठा हुआ था। उसके सिर में गोली लगी थी और उसके पास एक पिस्तौल पड़ी थी। इवान उसके बगल में बैठी थी। तो उसने साइनाइड कैप्सूल लिया था। दोनों मर चुके थे और हिटलर की मौत के बाद उसके वफादार लोगों ने उसके निर्देशों का पालन किया। उसके और इवान के शरीर को एक कंबल में लपेटा और बंकर के बाहर गार्डन में ले गए। इसी माहौल में बगीचे में एक कब्र खोदी गई। दोनों शरीरों को उसमें रखा गया और फिर उसको पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। हिटलर की मौत के साथ एक ऐसा खौफनाक चैप्टर खत्म हुआ जिसने पूरी दुनिया को तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं दिया। 30 अप्रैल 1945 की वो तारीख जब बर्लिन के एक अंधेरे बंकर में बैठे हिटलर ने अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया। मानो इतिहास ने भी राहत की सांस ली। पर सवाल ये है कि क्या उसकी मौत ने नफरत और खूनी की सोच को हमेशा के लिए मिटा दिया? शायद नहीं, क्योंकि आज भी दुनिया के कई कोनों में वही घृणा, वही लालच और वही सत्ता की भूख जिंदा है। इतिहास हमें यही सिखाता है कि कोई भी तानाशाही कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसका अंजाम हमेशा के लिए तबाही ही होता है। हिटलर मर गया, लेकिन उसकी कहानी हमें हमेशा ये याद दिलाती रहेगी कि इंसानियत से बड़ा कोई ताकत नहीं।